हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू लेट्स क्रैक एनडीए नेट। स्वागत है आपका अनअकैडमी के शानदार से प्लेटफॉर्म पर। एंड आई एम डॉक्टर बरखा गुप्ता, आपकी एजुकेटर, जो आपको लक्ष्य सीरीज करवा रही है, जिसके बारे में आपको पता ही है। तो आज लक्ष्य सीरीज का हमारा थर्ड जो पार्ट है वो है। इस थर्ड पार्ट में हम क्या करने वाले हैं कि लाइक आपकी जो फर्स्ट यूनिट है, उस फर्स्ट यूनिट में मैनेजरल इकोनॉमिक का जो पार्ट है उसे आज हम देखने वाले हैं। उसके कुछ एक्सपेक्टेड और कुछ आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का मिक्सअप हम लेकर आए हैं। तो चलिए देखते हैं उन क्वेश्चंस को भी और जल्दी से उनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग, वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। इस पर आपका स्वागत है। और मुझे पता है कि आप लोग वेट कर रहे थे कि आज लाइव क्लास होगी, बट ड्यू टू सम रीजंस मैं यहाँ पर आपको कुछ रिकॉर्डेड सेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। कोई बात नहीं है। कोई भी डाउट है अगर, तो जो कल हमारी लाइव क्लास होगी या नेक्स्ट हमारी जो लाइव क्लास होगी उसमें हम उसे डिस्कस डेफिनेटली कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज मी डॉक्टर बरखा गुप्ता एंड दिस इज माय मैजिक कोड। इस कोड को जरूर याद रखिएगा, BG01 इज द कोड। बिल्कुल इसका जो फंडा है वो ये है कि आपको ये डेफिनेटली 10% का डिस्काउंट दिलाएगा। और यस, ये बरखा मैम का कोड है, इसलिए भी इसे याद रखिएगा। सो दिस इज द मैजिक कोड ऑफ बरखा मैम। यस, एंड दिस इज माय प्रोफाइल गाइज। अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इसको फॉलो कर लीजिए। इसको फॉलो करने का फायदा ये है कि आपको जितनी भी हमारी प्लस की क्लासेस हैं और जितनी भी हमारी स्पेशल की क्लासेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज कि आज मॉर्निंग में मैंने एक स्पेशल सेशन लिया हुआ है यूट्यूब पर ही, है ना। तो दैट सेशन बेसिकली बिलोंग्स टू कि आपके हमने अराउंड 50 समथिंग हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक वहां पर डिस्कस किए हुए हैं। इवन किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, पुट ऑन हो सकते हैं, उसका हमने एक अच्छा डिस्कशन किया हुआ है। तो अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डेफिनेटली उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। एंड रिमेंबर द कोड BG01। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़ रहे हैं तो अनअकैडमी पर आप अपनी फ्री लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, फ्री लाइव क्लासेस के लिए आप क्लासेस को अनलॉक करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कोड। एज वेल एज आप क्या कर सकते हो कि अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तब भी आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं। यू विल गेट 10% ऑफ डिस्काउंट। एंड जैसा आपको पता है कि अनअकैडमी में 21 सब्जेक्ट्स में प्रिपरेशन आपकी हो रही है। आप किसी भी सब्जेक्ट को क्यों ना बिलोंग करते हो, आप अपने बरखा मैम का कोड यूज कर सकते हो। कोड अभी तक तो याद हो चुका होगा, दैट इज BG01। पेपर 1 एंड मैनेजमेंट यहाँ पर मैं आप लोगों को करवा रही हूँ। पेपर 1 के लिए एवरीडे हम लोग रात को 8 बजे अनअकैडमी के स्पेशल प्लेटफॉर्म पर क्लासेस लेते हैं, तो वहां पर भी आप लोग जुड़ सकते हैं। प्लस एंड आइकॉनिक दो तरह की हमारी क्लासेस होती है। प्लस क्लास का फंडा आपका ये होता है कि यहाँ पर लाइव क्लासेस हैं, टेस्ट एंड क्विजेस हैं, अनलिमिटेड स्ट्रक्चर्ड कोर्स आपको मिल जाएगा और आपको जितनी भी रिकॉर्डेड क्लासेस हैं उन सबका एक्सेस आपको मिल जाता है। मतलब एक बार बस आपको ज्वाइन करना है, उसके बाद अनअकैडमी का जो सागर है, मतलब ज्ञान का जो सागर है, उसमें आप एंटर हो जाएंगे और बहुत सारी वीडियोस आप वहां पर देख सकते हो, ठीक है। हर एक्सपर्ट की वीडियोस आप वहां पर देख सकते हो। सेम विद द आइकॉनिक, ये सब कुछ, ये सारी फैसिलिटीज मिल रही हैं, बट साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलेगा एक पर्सनल टच फ्रॉम द अनअकैडमी। इसको यहाँ पर क्या मिलेगा, एक पर्सनल गाइडेंस आपको मिलेगा, स्टडी प्लानर्स मिल जाते हैं, लाइक जो वीकली आपके होंगे, स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, प्रॉपर आपको एक तरह से प्रॉपर प्रैक्टिस सेट विद लाइक प्रॉपर मटेरियल मिलता है, एक्सपर्ट की गाइडलाइंस मिल जाएगी और साथ ही साथ प्रॉपर तरीके से आपका टेस्ट एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा जो एग्जाम के एक्सपर्ट्स करेंगे। तो ये कुछ बेनिफिट है जो आपको मिल रहा है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा, कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा आपको मिलता है अनअकैडमी की तरफ से। ये इसका एक मेन फंडा है। यही आपका लाइक आप जो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ के लिए आप ले सकते हैं। बेनिफिट आपको ये है कि कोई भी सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं, आप यहाँ पर इस कोड को अगर अप्लाई करेंगे यू विल गेट द 10% ऑफ डिस्काउंट। आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और साथ ही साथ ये देखो यहाँ पर ये आपका अमाउंट हो जाएगा। और अभी जो ऑफर चल रहा है वो +2 का ऑफर चल रहा है गाइस, तो ये एक बेनिफिट है। और इसके अलावा एक बेनिफिट और है, प्लस में आप 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। और 1 मंथ और 3 मंथ के सब्सक्रिप्शन के प्राइस हाइक होने वाले हैं बहुत जल्द। तो इस प्राइस हाइक से अगर आप बचना चाहते हैं तो बहुत जरूरी है कि जितनी जल्दी हो सकता है अपना सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और ये जो ऑफर है 1 मंथ 3 मंथ के लिए भी, ये भी 31 अगस्त तक ही आपका वैलिड है। तो विदाउट डिले अपने आप को एनरोल करा लीजिए, बहुत फायदा होगा, मान के चलिए ये बात। अगर आइकॉनिक प्रेफर करना चाहते हैं तब भी आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट डेफिनेटली मिल जाएगा। इस जगह पर आपको ये कोड अप्लाई करना है, ठीक है। ये कुछ बेनिफिट हमने बताए आपको प्लस और आइकॉनिक के, जिसके बारे में आपको पता चल ही चुका होगा। तो ये बहुत बेनिफिशियल है, आप एक बार इसको जरूर ध्यान दीजिएगा, इसका आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, ठीक है।
यस तो ये कुछ बेनिफिट है इसकी तरफ से। और यहाँ पर आपको 6+2 और 12+2 का जो ऑफर मिल रहा है ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है। तो ये आपके 31 अगस्त तक है, जैसा आपको पता ही है। तो इसका फायदा उठाना बहुत जरूरी है, तो जितनी जल्दी हो सकता है इस ऑफर का फायदा उठा लीजिए। इवन प्लस अगर आप जुड़े हुए हैं तो बहुत सारे PYQs शेड्यूल किए गए हैं आप लोगों के लिए, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिया गया है और ये पेपर्स है जिनमें ये हो रहे हैं, उन सारे पेपर्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 भी है तो आप सभी इसको कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कोर्सेज जो लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी हमारे पास, तो उनकी यहाँ पर डिटेल गिवन है। एंड दिस इज माय कोर्स गाइस, जैसा आपको पता है कोड नंबर 17 में अगर आप बिल्कुल अच्छे से डेप्थली अगर पढ़ना चाहते हैं तो कोड नंबर 45 डेज में आपको ये प्रिपेयर करा रही हूँ मैं। अब हमारे पास हार्डली 1 मंथ बचा है मोटा मोटा, और जिसमें हमको अपनी पूरी सी तैयारी करनी है। ठीक है, तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ। ऑलरेडी हम 2 यूनिट्स इसमें कंप्लीट कर चुके हैं एंड वी आर मूविंग फॉर द 3rd यूनिट। हम 3rd यूनिट की तरफ मूव कर चुके हैं। सो इट्स बेटर फॉर यू गाइस कि जितनी जल्दी हो सकता है अपने आप को एनरोल करा लीजिए। डेफिनेटली यू विल गेट समथिंग एक्स्ट्रा, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको इसमें, ये इसका बेनिफिट है। और एनरोल कराने के लिए भी आप इस कोड को अप्लाई कर सकते हैं BG01, यू विल गेट दी 10% ऑफ डिस्काउंट। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। एंड बग्स एंड बंटली ऑनली फॉर यू गाइस कि अगर आपको कोई भी इनएप्रोप्रिएट कंटेंट दिखता है तो यू विल जस्ट रिपोर्ट इन दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एक फॉर्म है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें आप उसके लिए रिपोर्ट फाइल कर सकते हैं। स्पेशल क्लास फीचर्स, हमारी जो स्पेशल क्लास है वो एवरीडे 8 PM लगती है, बट आज नहीं लगेगी। ठीक है, बट हमारी 8 PM लगती है, जिसकी लिंक जो होती है आपको लेट्स क्रैक NTA UGC नेट, इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आप इसको कर सकते हैं। इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर, पोल्स के ऑप्शंस मिलता है, राइज हैंड का ऑप्शन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है क्लासेस का, लेक्चर्स के नोट्स मिल जाते हैं PDF के फॉर्मेट में, और किसी भी डिवाइस से आप कहीं पर भी हो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक बेस्ट है। और फ्री क्लास को अनलॉक करने के लिए इस कोड को आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपकमिंग क्लासेस की डिटेल एंड रिकॉर्डेड स्पेशल सेक्शन सब कुछ आपको वहां पर मिलेगा। ये इसका एक बेस्ट बेनिफिट है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स MCQs यहाँ पर हम कर रहे हैं। मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अभी तक आप अपना तैयारी कर चुके हैं, लाइक अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं, बहुत कुछ अपनी पूरी तैयारी आप कर चुके हैं। नाउ वी आर ओनली मूविंग फॉर द प्रैक्टिस, हम प्रैक्टिस के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो उस प्रैक्टिस को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए यहाँ पर मैंने आपको ये मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का जो MCQs है वो लेकर आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आपको पता ही है कि लाइक अराउंड 4 से 5 क्वेश्चन समझ लीजिए पूछे जा सकते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स से। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी प्रिपरेशन। आज एक सेशन ले रही हूँ, बहुत जल्द इसी का दूसरा सेशन भी आप लोगों के लिए लूंगी मैं। ठीक है, और विद डिटेल एक्सप्लेनेशंस। तो एक बार ट्राई करके देखिए कि आप कितना कर पा रहे हैं। ठीक है ना, MCQs करवा रही हूँ यहाँ पर भी, ट्राई करके देखिए कितने क्वेश्चंस आप कर पा रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को हमको कितना और ज्यादा आगे बढ़ाना है इसके बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। ऑल द बेस्ट गाइस, बिल्कुल ईमानदारी से करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जरूरी है आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चंस। एंड इसमें से काफी क्वेश्चन है जो आपके प्रीवियस ईयर्स बेस्ड है। क्यों है? क्योंकि हमें एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस आपके एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो लाइक वो आ सकते हैं। सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट? आपको बताना है कि विशुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी बाजार की विशेषता क्या है। प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा ये आपको बताना है। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, अ फ्यू सेलर्स, अ फ्यू बायर्स एंड अबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या है इसकी विशेषता, इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये आपको बताना है। आपका टाइम स्टार्ट हो चुका है, जल्दी से बताइए, आंसर्स कीजिए, क्या हो सकता है इसमें। भले ये सेशन रिकॉर्डेड है गाइस, बट अपनी ईमानदारी के साथ प्रॉपर आंसर्स कीजिएगा। डेफिनेटली आई विल चेक ऑल दी कमेंट्स एंड इसके बाद अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई इशू नहीं है, हम वहां पर उसे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, चलिए, जैसे कहा है मार्केट स्ट्रक्चर जरूरी होता है। लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर। तो प्योरली कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात की जा रही है, मतलब विशुद्ध रूप से प्रतिस्पर्धी अगर बाजार होता है। सो राइट आंसर इज ए, अनडाउटली, बिना किसी डाउट के ये हमें पता है कि इसका एक सबसे बड़ी जो इसकी विशेषता है वो है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। क्योंकि बायर्स एंड सेलर्स जब बहुत ज्यादा होते हैं वहीं पर आपका कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। तो दिस इज द राइट वन।
चलिए, तो जिसका सही है प्लीज अपनी मार्किंग करते जाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बता रहा है मिक्स एंड मैच वाला। जैसा आपको पता ही है मैचिंग के हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 गिवन है। कॉस्ट फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, प्रोडक्शन फंक्शन, ओलिगोपॉली। और यहाँ पर आपका दिया है किनके डिमांड्स का, आइसोक्वेंट, इंजीनियर्स मेथड एंड फैक्टर प्राइस। और यहाँ हिंदी में भी गिवन है। जल्दी से आंसर्स करना शुरू कीजिए। और यहाँ पर ये इसकी कोडिंग दी गई है। बताइए क्या लगता है, क्या किसको मैच करेगा। अगेन आपको पता है इसके लिए एक छोटी सी टिप होती है या एक जो क्विक है जो आपको एक बता सकता है कि हाँ, तो किसी भी एक के बारे में अगर आपको पता है तो उससे आप डेफिनेटली सारा कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई दी दैट ट्रिक। यस, चलिए देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। आई होप कि आप लोग आंसर्स कर चुके होंगे। सो राइट आंसर इज ए गाइस, ए इज द राइट वन। तो जिसके आंसर सही है, वेल डन, वेरी नाइस, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए, अब ए जो है दैट इज कॉस्ट फंक्शन। तो कॉस्ट फंक्शन हमारा क्या होता है, ये एक इंजीनियरिंग मैथड होती है। ठीक है, कॉस्ट फंक्शन इज द इंजीनियरिंग मैथड। सप्लाई फंक्शंस आप यहाँ पर फैक्टर प्राइसेस के बेसिस पर आप बता सकते हो। जहां तक मैं समझती हूँ कि एक दो चीजें आप ऑलरेडी इसमें जानते होंगे, जैसे सप्लाई फंक्शन या ओलिगोपॉली के बारे में आपको पता होगा, तो इनसे आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। ठीक है, तो लाइक अब यहाँ प्रोडक्शन फंक्शंस के लिए क्या आ गया आपका ये आइसोपेडेंट, एंड ओलिगोपॉली के लिए किनके डिमांड कर्व। ठीक है, तो दिस इज द राइट सीक्वेंस। सो यस, दिस इज द राइट सीक्वेंस गाइस। तो इस तरह से किसी एक के बारे में भी अगर आपको पता है तो आप डेफिनेटली बाकी को जो है वो ट्रेस कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख ही रहे हो, अगर आपको डी के बारे में पता होता तो सिर्फ एक ही है जहां पर जो आंसर दिया है, और तो आप उसके थ्रू करेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। यस, सो इफ टू कमोडिटीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, ध्यान दीजिएगा कॉम्प्लीमेंट्री की बात की जा रही है, देन rise in the price of one commodity will induce, किस पर प्रभाव डालेगी। यदि दो पन्य पूरक हैं, यानी कि दो कम्युनिटीज जो है वो पूरक है, एक दूसरे के पूरक है। पूरक मतलब फॉर एग्जांपल जैसे कि टी एंड शुगर है ना, टी एंड शुगर जो इसके साथ ही इसकी वैल्यू है, अदरवाइज वैल्यू नहीं है, इस तरह वाला जो हिसाब होता है ना, उसकी बात की जा रही है। तो एक वस्तु की कीमत में वृद्धि प्रेरित करेगी। अगर एक की कीमत बढ़ रही है, ये दो कमोडिटीज है, इन कमोडिटीज में अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो क्या होगा ये आपको बताना है। राइज इन द प्राइस ऑफ अनदर कमोडिटी, क्या दूसरे की भी प्राइस बढ़ जाएगी, या फिर एन अपवर्ड शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, या फिर डिमांड कर्व जो है वो अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, या फिर डिमांड का ये नो शिफ्ट इन डिमांड कर्व में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा, है ना। ये जैसे आपको पता है ये प्राइस की कंडीशन बताई गई है ना। और डिमांड जो है, डिमांड आपका कहाँ पर आता है, यहाँ पर आता है, और यहाँ आपकी प्राइस आती है। तो ये पूछ रहे हैं कि क्या होगा, क्या डिमांड जो है आपका वो इधर की तरफ शिफ्ट होगा, या फिर वो एज इट इज रहेगा, या फिर वो इधर की तरफ शिफ्ट होगा, ये आपको बताना है। लाइक क्या होगा शुगर के साथ में, ये आपको बताना है। अगर प्राइस बढ़ रही है एक कमोडिटी की तो क्या होगा। सो अ बैकवर्ड शिफ्ट इन डिमांड फॉर द अदर कमोडिटीज, क्या फर्क पड़ेगा वो आपको बताना है। जल्दी से सोचिए, आंसर कीजिए। क्या अन्य वस्तुओं की मांग में पिछड़ा बदलाव आएगा, या कोई बदलाव नहीं आएगा, या फिर ऊपर की तरफ बदलाव आएगा, क्या आएगा अगर एक कमोडिटी की प्राइस बढ़ेगी तो। ओके, लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर्स। सो राइट आंसर इज डी गाइस, डी इज द राइट वन। जैसा मैंने बताया कि अगर जैसे ये मान लो ये डिमांड है आपकी, ठीक है, ये आपका डिमांड कर्व है डी, ठीक है। तो अगर किसी एक की प्राइस बढ़ रही है तो हमसे पूछा गया है क्या होगा, तो अदर कमोडिटीज की जो डिमांड है वो भी कैसी होगी, कम होगी, क्योंकि अगर इसकी प्राइस बढ़ेगी तो इसकी डिमांड कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड होता है उसकी भी डिमांड जो होती है वो कम हो जाएगी। और डिमांड अगर कम होती है तो डिमांड किस तरफ जाता है, बैकवर्ड साइड जाता है, तो इसलिए ये आपका इस साइड आ जाएगा।
ठीक है, तो डिमांड आपकी क्या होगी, कम होगी, तो दिस इज द राइट वन। बैकवर्ड शिफ्ट द डिमांड ऑफ द अदर कमोडिटी, दिस इज द राइट वन। अगर एक की डिमांड बढ़ रही है तो एक का प्राइस बढ़ रहा है, तो आई थिंक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल एन इंक्रीज इन इनकम लीड टू डिक्रीज डिमांड फॉर। अन्य चीजें समान होने से आय में वृद्धि की मांग में कमी आती है, तो वो किस में होगी। अन्य चीजें समान हैं, ठीक है, आपको क्या बताना है, फोकस कीजिएगा, सारी चीजें बिल्कुल समान हैं, लेकिन क्या हुआ है, ऑल द थिंग्स आर इक्वल, लेकिन इनकम अगर बढ़ गई है ना। इस क्वेश्चन को हमने शायद पहले किया भी है, तो थोड़ा सा याद करके देखिए। अगर इनकम बढ़ गई है तो क्या चीज है जिसमें कमी आएगी, इनकम की वृद्धि से कमी आती है, किसमें कमी आएगी, जल्दी से बताइए। सुपीरियर गुड, इंफीरियर गुड, बोथ ए एंड बी, एंड नन ऑफ दीज। आई होप कि इसका आंसर ऑलमोस्ट लोगों को पता हो, और एटलीस्ट 75% तक बच्चों का आंसर इसमें सही निकले, ऐसी मैं उम्मीद रख रही हूं। यस, सोचिए थोड़ा सा, प्राइस इंक्रीज की बात, प्राइस भी नहीं सॉरी, इनकम को इंक्रीज की जा रहा है, तो इनकम इंक्रीज होने पर क्या चीज है जो रिड्यूस हो सकती है। चलिए देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। वैसे मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चों का आंसर सही आया होगा। सो बी इज द राइट वन गाइस, जैसा बताया भी था, इंफीरियर गुड, अवर माल, यानी कि इंफीरियर गुड कौन सा माल, जो बहुत ही लोअर क्वालिटी का होता है। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो फिर मैं लोअर क्वालिटी का प्रेफर क्यों करूंगी सामान, ठीक है ना। तो क्या फर्क पड़ेगा, किसमें कमी आएगी, तो कमी आती है इंफीरियर गुड्स की डिमांड में, ठीक है, किसमें कमी आती है, इंफीरियर गुड्स की डिमांड में, ठीक है। ये वृद्धि से मांग में कमी आती है, तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड जो होगी वो कैसी होगी, कम हो जाएगी। तो इनकम बढ़ी, सो इंफीरियर गुड्स की जो डिमांड है वो कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आई थिंक सबको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, डिमांड वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मल्टीपल टाइम्स डिमांड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो प्लीज उसके लिए रेडी रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हिंदी नहीं है, सॉरी फॉर दैट। Which of the match the item of list 1 and list 2 and select the code of the correct matching code, list 1 and list 2 आपको given है। Normal profit at the output level, normal profit आपको बताना, अगर आउटपुट लेवल जो है वो आपका मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू एंड इक्वल टू मार्जिनल एवरेज कॉस्ट, ठीक है। तो किस मार्केट को डिनोट कर रही है ये तीन सिचुएशंस, ऑलिगोपॉली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट और मोनोपॉली मार्केट, ये आपको तीन सिचुएशंस बताई गई हैं, है ना। तो इनको आपको देखना है, और यहाँ पर इसके जो आंसर्स है वो गिवन है, तो जल्दी से मिक्स एंड मैच करके बताइए। नॉर्मल प्रॉफिट एट आउटपुट लेवल व्हेन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये कहाँ पर होगा। एंड प्राइस ऑफ आउटपुट लेवल, प्राइस एंड आउटपुट लेवल once determined tend to remain stable even if there is considerable changes in the cost of production। क्या लगता है क्या चीज होगी इसमें, प्राइस और एंड आउटपुट लेवल जो है वो उसको अगर हम डिटरमाइन कर रहे हैं तो वो आपका स्टेबल है ना, प्राइस और ये आपका स्टेबल है। इफ देयर इज अ कंसिडर चेंज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में चेंज हो रहा है तो उसी को कंसिडर किया जा रहा है उस केस में। तो जल्दी से बताइए क्या लगता है क्या होगा सही आंसर। आई होप कि काफी सारे बच्चे आंसर्स करना शुरू कर चुके होंगे इसमें। दिस इज अ प्रैक्टिस टेस्ट गाइस, कि बिल्कुल जितना हो सकता है प्रैक्टिस करिए, गलत हो सही हो बट एटलीस्ट डू रिप्लाई एंड डू द प्रैक्टिस, दैट इज मच इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। यस, सो लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर। एंड प्लीज ये मार्केट, ऑलिगोपॉली मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपॉली मार्केट क्या होता है, बाइलैटरल मोनोपॉली, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, इन सबको जरूर पढ़िएगा। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जरूर पढ़िएगा, कौन प्राइस टेकर है, कौन प्राइस मेकर है ना, तो इन सारी चीजों को जरूर पढ़ के रखिएगा। सो नेक्स्ट को ये आपका जो आंसर है इसके लिए दैट इज दी ए इज द राइट वन गाइस, ए इज द राइट वन, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5, है ना। सो ए इज द राइट वन, जो बिल्कुल आपका ए टू जेड बिल्कुल सही दिया गया है। ये इसका जो है ऑलिगोपॉली मार्केट का ही सिम्टम्स है, और ये जो इसके ये जो आपका बताया गया है कि आउटपुट लेवल जो होता है वो लेस देन एवरेज कॉस्ट वाला जो ये परफेक्ट कंपटीशन का होता है, और प्राइस जो आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात की जा रही है कि अगर हम उसे कंसिडर करते हैं कि वो आपका देयर इज अ कंसिडरेबल चेंज, एक कंसिडरेबल चेंज हो रहा है अगर इसमें,
और बाकी सारी चीजें अगर स्टेबल है तो वो आपकी कंडीशन मोनोपोली मार्केट की होगी, ठीक है ना। तो दिस इज दी लाइक ऑन दी सेम सिचुएशन दी गई है 1 2 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज द राइट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, all of the following are example of product differentiation in monopolistic, ये monopolistic लिखा हुआ है गाइस, monopolistic competition except, क्या है जिसको छोड़कर बाकी सारे जो हैं they are the example of this particular monopolistic differentiations। निम्नलिखित में से सभी एकाधिकार प्रतियोगिता के उत्पाद भेदभाव के उदाहरण हैं सिवाय इसके कि, क्या चीज है जो नहीं है, जल्दी से बताइए। न्यू एंड इम्प्रूव्ड पैकेजिंग, लोअर प्राइस, एक्सेप्टेंस ऑफ मोर क्रेडिट कार्ड देन द कंपटीशन, लोकेशन ऑफ द रिटेल स्टोर, नई और बेहतर पैकेजिंग, कम कीमत, प्रतियोगिता से अधिक क्रेडिट कार्ड की स्वीकृति या खुदरा स्टोर का स्थान। क्या लगता है कि क्या इसका एग्जाम्पल नहीं होगा? जल्दी से सोचिए। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मोनोपोलिस्टिक प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, वैसे अगर थोड़ा सा भी आइडिया लगाओगे इजीली मिल जाएगा इसका आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। सो राइट आंसर इज बी गाइस। बहुत सारे लोगों ने, मुझे जहां तक लगता है कि इसमें अपना अजम्पशंस लगाए होंगे और कहीं पर भी लोअर प्राइस वाला जो फंडा है ना, तो वो इसमें जो है दैट इज दी लाइक वो इसका एग्जाम्पल नहीं है, बिकॉज ये मोनोपोलिस्टिक मार्केट है। इसको जरूर पढ़िएगा। तो मोनोपोलिस्टिक एकाधिकार वाला हिसाब किताब है, तो लोअर प्राइस वाली कंडीशन तो यहाँ पर हो ही नहीं सकती। तो दिस इज नॉट द राइट एग्जाम्पल ऑफ दैट पर्टिकुलर मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लोअर प्राइस वाला जो ये पॉइंट दिया गया है, दिस इज नॉट द ट्रू। इसको आप थोड़ा सा लाइक एक जनरल नॉलेज भी अगर देखा जाए उस बेसिस पर भी इसको आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हो। तो थोड़ा सा इस चीज को फोकस करिएगा, ठीक है। चलिए, सो उम्मीद करती हूँ कि कुछ लोगों का आंसर सही आया होगा। तो जिनका आंसर सही है, दिस स्माइल स्पेशली फॉर दोज, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Yes, now question number 7. Managerial economics is concerned with which combination of the following? जो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है वो किस चीज का कॉम्बिनेशन है, ये आपको बताना है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज कंसर्न विद द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज का कॉम्बिनेशन है वो आपको बताना है। ये देखो यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शंस, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इन्वेस्टमेंट एनालिसिस और डिसीजन, निवेश विश्लेषण और निर्णय का है, प्रोडक्शन बिहेवियर कॉस्ट एनालिसिस, उत्पादन व्यवहार और लागत विश्लेषण, इनपुट रिवॉर्ड एनालिसिस एंड डिसीजन, इनपुट इनाम विश्लेषण और निर्णय, या इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एनालिसिस, आर्थिक पर्यावरण विश्लेषण किया जाता है। क्या लगता है आपको कौन सा होगा सही आंसर? ए, बी, सी और डी, मतलब 1 2 3 4 के ऑप्शंस दिए गए हैं। जल्दी से बताइए क्या लगता है। व्हाट इज द राइट आंसर्स फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ओके, लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर्स। आई होप कि काफी सारे बच्चों ने आंसर्स किया होगा। सो सी इज द राइट वन गाइस, सी इज द राइट वन। सी जो है दिस इज द राइट आंसर, बिकॉज यहाँ पर ए, बी और डी ये तीनों आएंगे। जब हम बात करते हैं किसकी, मैनेजर इकोनॉमिक्स की, तो मैनेजर इकोनॉमिक्स यानी कि प्रबंधकीय अर्थशास्त्र किसका संयोजन है? तो इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, डिसीजन, प्रोडक्शन बिहेवियर एंड कॉस्ट एनालिसिस और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एनालिसिस का है ये। बट यहाँ पर इनपुट रिवॉर्ड एनालिसिस और डिसीजन नहीं लिया जाता है। ये रिवॉर्ड वाला जो फंडा होता है ये इसका नहीं है। तो दिस इज योर होमवर्क गाइस कि आप मुझे ये पता करके बताओगे ये इनपुट रिवॉर्ड एनालिसिस किसका पार्ट है, किसका पार्ट होगा ये, ठीक है। ये आप मुझे पता करके बताएंगे। तो दिस इज योर होमवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिखकर बता सकते हैं, या फिर हमारा जो चैनल है उस पर टेलीग्राम पर, वहां पर भी आप लोग बता सकते हो। दैट इज डॉक्टर बरखा गुप्ता अनअकैडमी। और अभी तक अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एज वेल एज लेट्स क्रैक एनटीयूटीसी नेट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
उसको जरूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फॉर द अपडेट ऑफ ऑल द क्लासेस। यस, नाउ द नेक्स्ट वन। ओके, इसका आंसर क्लियर है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा है जो कथन सत्य नहीं है? फोकस ऑन नॉट, प्लीज नॉट को जरूर फोकस कीजिएगा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? मार्जिनल कॉस्ट के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन एज फास्टर एज कंपेयर टू द एवरेज कॉस्ट, क्या ये बात सही है या गलत है? मार्जिनल कॉस्ट राइज एज फास्टर एज द कंपेयर ऑफ एवरेज कॉस्ट, क्या ये बात सही है कि या गलत है? या मार्जिनल कॉस्ट इक्वल एवरेज कॉस्ट वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होती है उस समय ये दोनों जो होते हैं वो कैसे हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। क्या ये बात सही है? या फिर क्या ये बात, सॉरी नॉट करेक्ट पूछा गया, क्या ये बात गलत है? या फिर एवरेज कॉस्ट इक्वल मार्जिनल कॉस्ट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज मिनिमम, जब मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होती है उस समय पर एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो जाते हैं। कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है? जल्दी से रिकॉल कीजिए मार्जिनल कॉस्ट का जो ग्राफ है। मार्जिनल कॉस्ट के ग्राफ को जितनी जल्दी हो सकता है माइंड में रिकॉल करके देखिए, ये सारे पॉइंट्स एक के बाद आपके माइंड में आना शुरू हो जाएंगे और आंसर डेफिनेटली निकल आएगा। चलिए जल्दी से बताइए। ओके, चलिए लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज डी गाइस। डी क्या कह रहा है हमारा? एवरेज कॉस्ट, ये जो है दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट फॉर द मार्जिनल कॉस्ट के केस में कि एवरेज कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। इनका कहना है कि एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाएगी जब मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कैसी रहेगी? मिनिमम रहेगी। तो दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये गलत है। क्यों? ये देखिए, ये है आपकी मार्जिनल कॉस्ट और ये है आपकी एवरेज कॉस्ट। हर एक पॉइंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर क्लियर मेंशन है कि सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट, ये देखो ये यहाँ से आ रही है और ये आपका एवरेज कॉस्ट आ रहा है। तो जो पहला स्टेटमेंट आपका क्या कह रहा है? पहला स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन एट फास्टर एट द रेट कंपेयर टू द एवरेज कॉस्ट, ये जल्दी डिक्लाइन होती है, तो ये बात ठीक है। ये देखो ये पहले से डिक्लाइन हो रही है ना, ये पहले ही डिक्लाइन हो रही है और ये यहाँ पर आपकी एवरेज कॉस्ट ऊपर आ रही है इसके। फिर अपर लेवल पर भी यही कहा गया है कि ये जो रहती है वो राइजिंग होती है, ये जल्दी राइज होती है एज कंपेयर टू, यहाँ पर ये देखो ये सिचुएशंस दी भी गई है, ये जल्दी आपकी राइज होती है एज कंपेयर टू एवरेज कॉस्ट, जल्दी आगे आती है, ठीक है, गिरती भी जल्दी है, फॉलिंग भी ये एवरेज कॉस्ट से मतलब नीचे की तरफ जाएगी और यहाँ पर इससे पहले ये राइज हो जाएगी, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है। अब तीसरा स्टेटमेंट देखो क्या कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि मार्जिनल कॉस्ट इक्वल एवरेज कॉस्ट वेयर एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम, जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी, मिनिमम कौन सी कंडीशन होती है? ये वाली। तो जब एवरेज कॉस्ट मिनिमम होगी, ठीक है ना, एवरेज कॉस्ट जब मिनिमम होगी एट द पॉइंट ऑफ ई, उस समय पर जो आपका मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट है ये कैसे होंगे? इक्वल होंगे। कैसे होंगे? इक्वल होंगे। ये देखो ये लिखा भी है, व्हेन AC इज कांस्टेंट एट द पॉइंट ऑफ E, ये कैसी हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी और बिल्कुल मिनिमम पोजीशन है ये। इस समय पर आपका AC और MC क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये देखो ये तीनों कंडीशंस यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और दूसरा मार्जिनल कॉस्ट टू ऑलवेज गो टू द लेफ्ट टू AC, ये हमेशा कैसी रहेगी? इसके लेफ्ट में रहेगी, है ना, इसके लेफ्ट में रहेगी, ये बात यहाँ पर बताई गई है। तो ये देखिए तीनों पॉइंट आपके आ गए, लेकिन कहीं पर भी फोर्थ पॉइंट को यहाँ पर डिनोट नहीं किया गया है कि जब मार्जिनल कॉस्ट लो पर रहेगी तो एवरेज कॉस्ट बराबर हो जाएगी। ये देखो इसका लो पॉइंट तो यहाँ आएगा, तो ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। इसलिए फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो कैसा होगा? वो गलत होगा। आई थिंक सबको क्लियर होगा, ठीक है। कोई अगर डाउट है तो लाइव क्लास में आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड indicate the correct code for the determinant having the positive relationship with the degree of the price elasticity of demand। मांग की कीमत लोच में निम्नलिखित निर्धारकों से मांग की कीमत लोच की डिग्री के साथ, ठीक है, मांग की कीमत और डिग्री लोच के साथ सकारात्मक संबंध रखने वाले निर्धारकों के लिए सही कोड बताइए, है ना। तो आपको यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जैसा बताया, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के ऊपर क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये इंडिकेट करता है करेक्ट कोड फॉर द डिटर्मिनेंट हैविंग द पॉजिटिव रिलेशनशिप। आपको बताना है पॉजिटिव रिलेशनशिप बताना है यहाँ पर डिग्री ऑफ प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बीच में। तो कौन कौन से पॉइंट इसके लिए सही है ये आपको बताना है। रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ कमोडिटी, क्या इसके लिए पॉजिटिव होगा। एक्सटेंडेड डिफरेंट यूज ऑफ कमोडिटी, इसके लिए पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव रिलेशनशिप बताना है ना आपको। या पोर्शन ऑफ, ये तो पता है ना इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, चेंज इन प्राइस एंड चेंज इन डिमांड, इसके ऊपर ये पूरा बेस्ड रहता है। परसेंटेज चेंज इन डिमांड एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस के ऊपर पूरा यहाँ पर फंडा रहता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इसके जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आपके जो 5 ग्राफ्स बनते हैं वो इसी के ऊपर रहते हैं। पोर्शन ऑफ इनकम एंड बायर्स स्पेंड ऑन दी कमोडिटी, यहाँ पर ये बताया वस्तु पर खर्च किए गए खरीदारों की आय का हिस्सा, या फिर इनकम ग्रुप ऑफ बायर्स परचेजिंग दी कमोडिटी। इनकम ग्रुप जो वस्तु खरीदने वाले खरीदारों का आय समूह जो होता है वो उसके साथ पॉजिटिव रिलेशन होगा। तो प्राइस इलास्टिसिटी, पॉजिटिव रिलेशनशिप विद डिग्री ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी, किस किस का पॉजिटिव रिलेशन है ये आपको बताना है। जल्दी से सोचिए, जल्दी से बताइए, माइंड में रिकॉल कीजिए कौन कौन सी इलास्टिसिटी थी। जो बच्चे हमारे साथ प्लस में हैं, जुड़ चुके हैं, वो तो जानते भी होंगे कि हमने ऑलरेडी वहां पर किया हुआ है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कैसे कैसे कौन कौन से कर्व बनते हैं, तो उसके बेसिस पर फटाफट से आंसर्स निकल सकता है। चलिए देखते हैं क्या है इसका राइट आंसर। सो राइट आंसर इज 3 गाइस, 3 इज द राइट आंसर। दिस इज ए, बी एंड ए, बी एंड सी। ठीक है, ए, बी एंड सी। ये देखो रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट ऑफ द कमोडिटी, यहाँ पर रेंज ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस अगर बढ़ता है तो किसकी बात की जा रही है, सब्स्टिट्यूट की बात की जा रही है। सब्स्टिट्यूट यानी कि टी एंड कॉफी। ठीक है, तो प्राइस अगर बढ़ेगा, तो प्राइस अगर इसका बढ़ेगा तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस जो होगा ना वो भी आपका क्या होगा, वो सब्स्टिट्यूट की डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर एक कमोडिटी की डिमांड, प्राइस अगर बढ़ती है तो उस कमोडिटी की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी, लेकिन सब्स्टिट्यूट की डिमांड जो होगी वो कैसी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिलेशन होगा। पॉजिटिव रिलेशन किसे कहेंगे कि प्राइस के बढ़ने के साथ में अगर डिमांड बढ़ती है तो उसे पॉजिटिव रिलेशन कहा जाता है। तो सब्स्टिट्यूट के केस में कैसा होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा। डिफरेंट यूज ऑफ कमोडिटी के केस में भी आपका जो रिलेशनशिप आएगा वो कैसा आएगा, आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा। जैसे ये क्लियर हो गया ना, प्राइस बढ़ने के साथ में अगर आपका डिमांड भी बढ़ रहा है तो उस केस को हम कहते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप। या प्राइस डिक्रीज होने के साथ में अगर डिक्रीज हो रहा है तो मतलब उनके बीच में आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहना है, पॉजिटिव, इक्वल रिलेशनशिप आ रहा है। तो एक्सटेंड ऑफ डिफरेंट यूज ऑफ कमोडिटी, अगर एक कमोडिटी के डिफरेंट यूज अगर होते हैं उस केस में भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव निकलेगा, पॉजिटिव रिलेशनशिप आएगा यहाँ पर। और सेम इसी तरह का फंडा, पोर्शन ऑफ इनकम ऑफ बायर स्पेंड ऑन सम कमोडिटी, अगर किसी एक चीज पर अगर आप इनकम बढ़ा रहे हो तो ऑब्वियसली डिमांड पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा। तो इस तरह से हम ऑलरेडी इसको करा चुके हैं, आप देख सकते हो। लेकिन इनकम ग्रुप ऑफ बायर परचेजिंग दी कमोडिटी, वस्तु खरीदने वाले खरीदारों का जो आय समूह होता है ना, जो किसी चीज को अगर खरीदने आए हैं, इनकम ग्रुप ऑफ बायर्स परचेजिंग दी कमोडिटी, जो क्या कर रहा है ना, कमोडिटी को परचेज करने आया हुआ है, उसका इसके ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है, वो पॉजिटिव रिलेशनशिप शो नहीं करता है। तो इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। तो जिसमें ये रिलेशनशिप आपका शो होता है, चाहे वो आपके सब्स्टिट्यूट का केस हो या डिफरेंट कमोडिटी का केस हो, वो आपका जो है वो इसका आंसर होगा। तो दिस इज द थर्ड वन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ आपको यहाँ पर 2 लिस्ट दी गई है, आपको ये बताना है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, एवरेज प्रोडक्टिविटी, सब्स्टिट्यूशनेबिलिटी ऑफ इनपुट, कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप एंड कॉन्वेक्स टू ओरिजिनल, ये किसके लिए बताए गए हैं, लाइक आइसोकेडेंट कर्व, आइसोकॉस्ट लाइन, प्रोडक्शन फंक्शन, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन, किसके लिए कौन सी चीज बताई गई है ये आपको बताना है। जल्दी जल्दी से देखिए, हियर इज द ऑप्शंस। चलिए लेट अस सी व्हाट इज द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज 3 गाइस, 3 इज द राइट वन, दिस इज द राइट वन। ठीक है, दिस इज द राइट वन। जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और एवरेज प्रोडक्टिविटी होती है,
ये एक तरह से आपका जो रहेगा ये इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना, ये इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। वही ये आपका जो सब्स्टिट्यूबिलिटी ऑफ इनपुट है ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर। इसके बाद ये स्लोप जो है ये कर्व को शो करेगा। कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप जो जाएगा आपका दैट इज कॉल्ड दी आइसोकोस लाइन। आइसोकोस लाइन से कहा जाएगा जो कांस्टेंट नेगेटिव स्लोप जा रहा है ना, कांस्टेंट नेगेटिव जा रहा है। और इसके बाद कॉनकेव टू ओरिजिन, जो कॉनकेव वाला जो फंडा आएगा ये वाला और ये वाला जो फंडा आ रहा है, तो ये कौन सा हो रहा है आपका आइसोक्वेंट कर्व, यानी कि सममात्रा वर्क वाला जो आपका रहेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पर बताना है। वैसे इसे आइडिया लग चुका था कि ये दोनों पॉइंट आपको कहीं ना कहीं इसको डिनोट कर रहे हैं, इनसे भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे कि कहीं ना कहीं यही आपके आंसर्स होंगे, ठीक है। तो दिस इज द राइट वन। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट असर्शन एंड रीजंस आपको यहाँ पर गिवन है। असर्शन कह रहा है कि लो इनिशियल प्राइस रिगार्डेड एज अ प्रिंसिपल मीन्स ऑफ एंटरिंग इनटू द मास मार्केट फॉर सम न्यू प्रोडक्ट, कि इसका रीजन का कहना है कि कुछ नए उत्पादों के लिए बड़े पैमानों पर बाजार में प्रवेश करने के लिए प्रमुख साधन के रूप में माने जाने वाला क्रम प्रारंभिक मूल्य है। मतलब यहाँ पर लो इनिशियल प्राइस की बात की जा रही है। रीजन बता रहा है कि फर्म्स जनरली एंटर इनटू द प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट विद एक्सेस कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इनिशियली। आमतौर पर फर्म जब शुरू में संयंत्र की अधिक क्षमता वाले नए उत्पादन में प्रवेश करती है, इसलिए ऐसा हो रहा है, ऐसा बताया गया है। जल्दी से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। असर्शन एंड रीजंस सही है गलत है? चलिए देखते हैं व्हाट इज द राइट आंसर। सो राइट आंसर इज 4 गाइस, 4 इज द राइट वन। यहाँ पर ये बताया गया है कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट ये इसको सही तरीके से डिनोट नहीं कर रहा है। देखो लो इनिशियल प्राइस क्यों रखते हैं नए प्रोडक्ट के लिए, क्योंकि हम किसी नए मार्केट में एंटर करने वाले हैं, मास मार्केट में, मतलब एक बड़े मार्केट में प्रवेश कर रहे हैं, तो हम रखते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरा प्रोडक्ट जो कह रहा है कि फर्म्स जनरली एंटर इनटू द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू प्रोडक्ट, बात तो सही कह रहा है कि संयंत्र जो आपका ये आमतौर पर शुरू में अगर हम करते हैं इस काम को तो क्यों कर रहे हैं कि हम इजीली एंटर कर सकें, तो बात तो सही है ये। लेकिन ये फर्स्ट वाला कि आप क्यों एंटर कर रहे हो ये बताना चाहिए था ना, तो उस चीज को नहीं बता रहा है, ये प्रोडक्शंस के बारे में बता रहा है, ये उस चीज को नहीं बता रहा है कि आप क्यों एंटर कर रहे हो, इसलिए रीजन जो है वो इसको डिनोट नहीं कर रहा है, इसलिए द 4 इज द राइट वन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही गाइस। आई होप कि आप लोगों के काफी सारे क्वेश्चन सही निकले हो, मैं इसकी उम्मीद करती हूँ। यस, और जो आप लोगों का कल का जो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए, और इस कोड को जरूर याद रखिएगा BC01। ठीक है, लाइव क्लास में आप लोग कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, या फिर आप जो डाउट है आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी पूछ सकते हो। इसके अलावा एक और चीज की कल के जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स में आप लोगों को, आपको पता है ना कल मैंने आपको 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए थे, तो उसके आंसर्स मैं आपको कल की क्लास में दूंगी। और तो काफी सारे बच्चों ने मुझे आंसर्स जो किए हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप पर वो बिल्कुल ठीक भी है। आप लोग चाहें तो कमेंट बॉक्स में भी आंसर्स कर सकते हैं, तो उसके थ्रू पता चल जाएगा कि कितना आप सही है कितना गलत है। और आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है वो मैं आपको दे रही हूँ। तो दिस इज दी टुडेज होमवर्क क्वेश्चन, जल्दी से इसका स्नैपशॉट ले लीजिए और इसके बारे में पढ़ भी लीजिएगा अच्छे से। दिस इज दी होमवर्क क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास होमवर्क क्वेश्चन गाइस। तो इसको जल्दी से स्नैपशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है, और इसका आंसर्स आपको मुझे देना है। तो मैं आपको तीनों क्वेश्चंस के आंसर हमारी लाइव क्लास में दे दूंगी। ओके, बिकॉज बिल्कुल आप लोगों में से कई लोगों ने आंसर सही किया था, फंक्शनल और रूल इज द राइट वन। तो लेकिन ये कि जब तक क्वेश्चन सामने नहीं होगा आंसर देने में मजा नहीं आएगा, तो क्वेश्चन के साथ आंसर करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं लाइव क्लास में कल फिर से। ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। जो पॉइंट आप लोगों को नहीं समझ में है उसको एक बार रिवाइज जरूर कीजिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, और आपको काफी सारे इसके कम से कम 4 क्वेश्चन तो मान के चलिए कि आते ही आते हैं। कुछ इजी आते हैं, कुछ टफ आते हैं, बट आते जरूर हैं। ठीक है, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, और बहुत जल्द इकोनॉमिक का एक और सेशन लेकर आएंगे, तो उसमें आपकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो बी प्रैक्टिस, बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी मेहनत कीजिए, और हमेशा जुड़े रहिए हमारे साथ। ऑल द बेस्ट।